फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 17। ये अपना क्या है, क्लोरिनेशन के बेस पर ही है अपना लेक्चर ये भी। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिसइंफेक्शन के बारे में देखा था। तो हमारे दो मेथड्स थे डिसइंफेक्शन के। एक तो था हमारा माइनर मेथड, जिन मेथड को अपन स्मॉल स्केल पर यूज कर सकते हैं, मतलब कम क्वांटिटी के पानी को क्लोरिनेट डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं, उसे तो बोलते थे अपन माइनर मेथड्स। मेजर मेथड कौन से थे हमारे? मेजर मेथड हमारे वो थे जिसको अपन लार्ज या ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे कि उसका एक ही एग्जांपल था अपना क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन को अपन डायरेक्टली डिसइंफेक्शन भी कह सकते हैं कि भाई डिसइंफेक्शन के ना बोल करके अपन डायरेक्टली क्लोरिनेशन बोलेंगे ना तो भी हमारे माइंड में क्या आएगा, भाई डिसइंफेक्शन हो रहा है। क्लियर है क्या नहीं? तो क्लोरिनेशन के बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी थी, क्या होता है, कितनी फॉर्म में होता है क्लोरीन जिसको अपन डालते हैं, फ्री फॉर्म, फ्री क्लोरीन, कंबाइंड क्लोरीन, ऐसी थी हमारी काफी प्रकार की। तो उसी में अपन देखते हैं आगे क्या हमारा टाइप ऑफ क्लोरिनेशन। कई प्रकार का क्लोरिनेशन होता है। कई बार तो अपन केवल सिंगल क्लोरिनेशन करते हैं और बाकी प्रोसेस नहीं करते। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारा सेडिमेंटेशन है उससे पहले कर देते हैं। कई बार फिल्ट्रेशन से पहले कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन से पहले भी करते हैं, बाद में भी करते हैं। कई बार क्लोरीन बहुत ज्यादा डाल देते हैं। तो कई प्रकार के क्लोरिनेशन होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहला अपना प्लेन क्लोरिनेशन। तो भैया प्लेन क्लोरिनेशन कौन सा होता है? नाम देखिए, प्लेन क्लोरिनेशन मतलब जब वाटर ट्रीटमेंट के लिए, जब आप वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर सारे प्रोसेस आते हैं, स्क्रीनिंग, एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, सारे प्रोसेस, आप वाटर ट्रीटमेंट के लिए कोई से प्रोसेस का यूज नहीं कर रहे, केवल और केवल क्लोरिनेशन का यूज कर रहे हो, तो अपन उसे क्या बोलेंगे? प्लेन क्लोरिनेशन। आपको मालूम है मैंने फर्स्ट डे जब इसमें चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट, उसमें मैंने लिखा था कि जो डिसइंफेक्शन है वो हमारा मैंडेटरी प्रोसेस है कि आप कोई सा प्रोसेस करो या ना करो पानी के लिए, पानी के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आपको डिसइंफेक्शन तो करना ही पड़ेगा। ये अपनी बाउंडेशन है। क्लियर है क्या नहीं? तो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ट्यूबवेल हुआ, और जनरली यही करते हैं, ट्यूबवेल हुआ, ट्यूबवेल से पानी नीचे से आ रहा है, तो उस पानी के अंदर काफ़ी सारी जो इम्प्योरिटीज थी वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो चुकी है, ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है। उसमें जो आ रहा है ना पानी, पानी में, लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए उस पानी का हमने कुछ नहीं किया। जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है ना, उस पानी को हमने किसी टैंक में स्टोर कर लिया, बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर में हमने स्टोर कर लिया। जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा था, 10 ट्यूबवेल से पानी आ रहा था, उसको हमने टैंक में डाल दिया, बहुत बड़े टैंक में हमने पानी को स्टोर कर लिया। अब उस पानी का ना तो हम एरेशन कर रहे हैं, ना कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, कुछ भी नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि हमको मालूम भाई पानी जमीन से आ रहा है तो साफ पानी आ रहा है, इसमें बाकी इंप्योरिटीज तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल डिसइंफेक्शन के लिए अपन क्लोरिनेशन का यूज करेंगे। क्लोरीन आपने डाला, डिसइंफेक्शन हुआ। तो इस प्रकार जो क्लोरिनेशन होता है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्लेन क्लोरिनेशन। क्यों? क्योंकि आपने डिसइंफेक्शन के लिए केवल एक, वाटर ट्रीटमेंट के लिए आपने केवल एक ही प्रोसेस का यूज किया, वो है क्लोरिनेशन। क्लियर है क्या नहीं? तो ये होता है हमारा क्या? प्लेन क्लोरिनेशन। तो प्लेन क्लोरिनेशन क्लियर है। इसकी जो डोज रहती है लगभग 0.5 मिलीग्राम पर लीटर की समथिंग रहती है। एक चीज कॉन्टैक्ट पीरियड में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर से एक बार कवर कर देता हूं। भाई कॉन्टैक्ट पीरियड का मतलब क्या रहता है? क्लोरीन में डाल रहा हूँ 12 बजे, तो 12 बजे से लेकर के 12 बज के 2 मिनट तक तो क्लोरीन उसके अंदर मिलनी ही चाहिए मुझे। तो वो होता है कॉन्टैक्ट पीरियड के, आपने डाला है तब से लेकर के आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो रहता है अपना कॉन्टैक्ट पीरियड की। इतने टाइम तो क्लोरीन उसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। मान लो इतने टाइम नहीं हुई तो इसका क्या दिक्कत है? भाई डालते ही थोड़ी ना खत्म हो जानी चाहिए। डालते ही मान लीजिए माइक्रो, पानी तो चलता है, पानी बह रहा है लगातार, माइक्रो पीछे से आया, इतने में क्लोरीन खत्म होगी। तो कांटेक्ट पीरियड इतना तो हो कि माइक्रो ऑर्गेन्स को वो इजीली खत्म कर सके। तो प्लेन क्लोरिनेशन क्या है? देखो भाई, जब वाटर ट्रीटमेंट के लिए केवल क्लोरिनेशन का यूज किया जाता है तो इसे प्लेन क्लोरिनेशन कहते हैं। वह इसकी डोज लगभग 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब बात करते हैं हम किस चीज की? प्री क्लोरिनेशन। ये क्या होता है भाई? जब बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लीजिए पानी के अंदर, तो हमारा जो फिल्ट्रेशन था ना, फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन से पहले भी मैं एक बार, भाई फिल्ट्रेशन में भी थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना रिमूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव होता है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फिल्ट्रेशन से पहले मैं एक बार क्लोरिनेशन कर देता हूँ, जिससे कि फिल्ट्रेशन में जो पानी आ रहा है ना उसमें कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले, और जो फिल्टर से जो हमें पानी प्राप्त हो रहा है उसमें भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा कम प्राप्त हो। फिर हम उस फिल्ट्रेशन के बाद तो हमको करना ही करना है क्लोरिनेशन। तो फिल्ट्रेशन से पहले भी क्लोरिनेशन कर दिया। क्यों कर दिया भाई? फिल्ट्रेशन टैंक की, फिल्ट्रेशन की जो फिल्टर थे हमारे, उसकी हमने क्या की? एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई पहले जो था हमारा
आपने सेडिमेंटेशन टैंक है या तो उससे पहले कर दीजिए क्लोरिनेशन को, या फिल्ट्रेशन से पहले कर दीजिए। तो प्री क्लोरिनेशन इसको अपन क्या बोलते हैं, प्री क्लोरिनेशन। ये क्यों किया जाता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या कहा जाए कब करते हैं अपन ये ऐसा, जब अपने पास माइक्रोन की मात्रा ज़्यादा हो। तो एक बार तो फिल्ट्रेशन से पहले कर दिया, उसके बाद में एक बार आपने फिल्ट्रेशन के बाद में कर दिया। तो पहले वाले को बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन, बाद वाले को बोलते हैं अपन पोस्ट क्लोरिनेशन। बाद में तो करते ही करते हैं। तो अब आप देखो ये सिंपल सी चीज़ समझना, तसल्ली समझना इस चीज़ को, अगर हम फिल्ट्रेशन ये रहा बीच में, उससे पहले भी कर दिया और बाद में कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पोस्ट क्लोरिनेशन। क्यों, क्योंकि पहले हो चुका है एक प्री, इसलिए उसको पोस्ट बोल रहे हैं। अगर पहले नहीं हुआ तब भी आपको फिल्ट्रेशन के बाद तो करना ही करना है, तो उसे पोस्ट क्लोरिनेशन नहीं कहेंगे, उसे सिंपल क्लोरिनेशन बोलेंगे कि क्लोरिनेशन। क्लियर है कि नहीं, जो प्रोसेस था ना हमारा एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, तो ये क्लोरिनेशन था। कब, जब आपने फिल्ट्रेशन से पहले प्री का यूज नहीं किया। प्री का कर रहे हो तो इस क्लोरिनेशन को पोस्ट बोल देंगे। क्यों, क्योंकि प्री हो चुका है इसलिए। तो प्री क्लोरिनेशन में जो डोज रखी जाती है लगभग 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर रखी जाती है। क्यों देते हैं ये मैंने बता दिया। देखते हैं, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा अधिक होती है, वह प्लेन सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, तो फिल्ट्रेशन से पहले क्लोरिनेशन किया जाता है, इसे प्री क्लोरिनेशन कहते हैं। इसकी मात्रा 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर होती है। पोस्ट के बारे में, प्री क्लोरिनेशन के साथ फिल्ट्रेशन के बाद किया गया क्लोरिनेशन पोस्ट क्लोरिनेशन कहलाता है। इसकी मात्रा इस प्रकार रखी जाती है कि 10 मिनट कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद 0.2 मिलीग्राम पर लीटर रेजिडुअल क्लोरीन बची रहनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पोस्ट के लिए नहीं, पोस्ट और क्लोरिनेशन दोनों के लिए सेम है। मैंने बताया आपको पोस्ट तो केवल कब कहलाएगा, जब प्री यूज़ किया है। प्री नहीं किया तो क्लोरिनेशन कहलाएगा ना। तो आपसे पूछे क्लोरिनेशन की डोज कितनी होती है रेजिडुअल क्लोरीन की, तो भैया आपने 12 बजे डाली और पानी में थे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे ही आपने क्लोरीन को डाला, माइक्रो उसको यूज़ करने लगे और ख़त्म हो गए। ठीक है, 5 मिनट बाद देखा अभी भी माइक्रोन बच रहे हैं, तो आपने क्या है, उसके अंदर अगर क्लोरीन की मात्रा बचने लगती है, आपने डाला 2 मिलीग्राम पर लीटर और आपने तुरंत देखा तो उसमें बच रहा है केवल 0.5, थोड़ी देर बाद देखा तो खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, उसमें क्लोरीन नहीं बच रही। नहीं बच रही का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी हैं अभी, तभी तो नहीं बच रही। फिर आपने और डाला, तो उसके अंदर जब क्लोरीन बचने लगेगी, आपने टेस्ट किया, आपने डाला 10 मिलीग्राम पर लीटर, उसके बाद आपने 5 मिनट बाद टेस्ट किया तो उसमें बचा था 5, 10 मिनट बाद किया तो 2 मिलीग्राम पर लीटर, और आपने आधा घंटे बाद टेस्ट किया तो उसमें था 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, 1 घंटे बाद किया तब भी 0.2, 2 घंटे बाद 0.2। इसका मतलब क्या है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए तो बचा क्या, केवल क्लोरीन। भाई क्लोरीन कब बचेगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, तभी तो पानी के अंदर बचने लगेगा वो। तो यही चीज़ कह रहा है कि कम से कम 10 मिनट कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद में मिनिमम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में 0.2 मिलीग्राम तो भाई क्लोरीन बचनी ही चाहिए 10 मिनट कॉन्टैक्ट पीरियड के बाद में। 10 मिनट बाद समझे आप, 12 बजे डाला आपने, 12 बज के 10 मिनट पे आपने 12 बजे आपने चाय डाली 15 मिलीग्राम पर लीटर, उससे मतलब नहीं कितनी डाली थी, हम तो ये देख रहे हैं 12 बज के 10 मिनट में मैं चेक करूंगा तो उसके अंदर मिनिमम 0.2 मिलीग्राम पर लीटर तो बची रहनी चाहिए। इतनी बच रही है, इसका मतलब हम ये समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुके हैं। क्लियर है क्या नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितने कॉन्टैक्ट पीरियड के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 10 मिनट कॉन्टैक्ट पीरियड के लिए 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। मैंने अंडरलाइन भी लगा दी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन डबल क्लोरिनेशन। तो डबल क्या है, इसी को डबल बोलते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हो ना किसी वाटर ट्रीटमेंट के लिए, क्या कर रहे हो, प्री भी यूज कर रहे हो, पोस्ट भी यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे डबल क्लोरिनेशन। तो मैं क्या कहूँगा भाई, इस वाले पानी के लिए डबल क्लोरिनेशन किया जा रहा है। डबल का मतलब फिल्ट्रेशन से पहले भी कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन के बाद भी कर रहे हैं, प्री का भी यूज कर रहे हैं, पोस्ट का भी यूज कर रहे हैं, वही लिखा हुआ है। प्री क्लोरिनेशन पोस्ट क्लोरिनेशन को कंबाइंड रूप में डबल क्लोरिनेशन कहा जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे सुपर क्लोरिनेशन। तो सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, जब हमारे क्या होता है कि जो पानी है, पानी के अंदर कुछ ऐसा हुआ, कोई जानवर मर गया मान लो, और हमको पता नहीं चला, टंकी में ऊपर कबूतर गिर गया था और कबूतर से क्या सड़ता रहा, माइक्रोन्स फैल गए। अब हमको मालूम है भाई वो टंकी से कबूतर तो अपन निकाल नहीं सकते, लेकिन पानी तो गंदा आ रहा है जनता के पास, तो गंदा पानी आ रहा है, गंदा पिला दें क्या, नहीं। तो हम ऐसे केस में एपिडेमिक्स के टाइम पे, महामारी के टाइम पे अपन क्या करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी है और हमको हमारी मजबूरी है कि उसी को पानी को पीना पड़ रहा है। मान लो लाइट बिल्कुल ठप हो चुकी है, लाइट ठप हो चुकी है तो ट्यूबवेल चलेंगे ही नहीं, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो कुएं का पानी का हमको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग तो मर जाएंगे। तो सर्वाइव करने के लिए हमें उसी पानी को पीना पड़ रहा, तो हाई पॉल्यूटेड पानी है, ऐसे केस में अपन क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन को डाल देते हैं, जिससे माइक्रोन सारे खत्म हो जाएं। कितनी डाली जाती है, लगभग 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर के बीच उसकी रेंज होती है।
ठीक है। और इस केस में जो रेजिडुअल बची हुई क्लोरीन होनी चाहिए वो कितनी होती है, 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत ज़्यादा होती है। पिछले वाले केस में, पिछले में थी 0.2, इसमें है 1 से 2। 1 से 2 का मतलब क्या, 0.2 कितना गुना हो गया, 5 से 10 गुना हो चुका है। तो 5 से 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर रेजिडुअल क्लोरीन होती है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सुपर क्लोरिनेशन। तो जब महामारी या फिर हाईली पॉल्यूटेड वाटर के ट्रीटमेंट के लिए अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, सुपर क्लोरिनेशन। लिखा हुआ है जब पानी हाईली पॉल्यूटेड हो और पानी से बीमारियां फैल रही हो, तब इस कंडीशन में पानी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जिसे सुपर क्लोरिनेशन कहते हैं। इसकी डोज 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर होती है, वह रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर होती है। क्लियर है कि नहीं? तो आप पहले तो इतना उतार लेंगे, ठीक है ना, इतना उतार लेंगे ये वाले 5 पॉइंट्स। उसके बाद में फिर देखो ये इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइपोक्लोरिनेशन। तो ये सिंपल एक क्लोरिनेशन है, कुछ भी नहीं। जब आप क्लोरिनेशन के लिए, मैंने आपको बताया था कि अपन क्लोरिनेशन के लिए कोई सी भी क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। 4 फॉर्म थी हमारी, या तो मॉलिक्यूलर क्लोरीन आपने लिक्विड के रूप में डाल दी या गैस के रूप में डाल दी। चाहे आप यूज़ करो किसका, कंबाइंड क्लोरीन का, जैसे क्लोरामीन्स का यूज़ करो, क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ करो, ठीक है, हाइपोक्लोराइड्स का यूज़ करो, या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करो। ये सारे कौन से थे हमारे, कंबाइंड क्लोरीन। तो आप इनमें से किसी भी क्लोरीन का यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार से क्लोरिनेशन कर सकते हैं। कई सारे हमारे पास तरीके हैं, लेकिन अगर आप क्लोरिनेशन के लिए केवल और केवल ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हो, तो हम उस क्लोरिनेशन को क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरिनेशन। तो हाइपोक्लोरिनेशन क्या है, कुछ नहीं, जब आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हो ना, तो उसे क्या बोल देंगे, हाइपोक्लोरिनेशन। तो जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मेरे जो प्लांट है, वाटर प्लांट है, उसमें मैं हाइपोक्लोरिनेशन कर रहा हूँ डिसइंफेक्शन के लिए, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि मैं डिसइंफेक्शन के लिए एक तो क्लोरिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ, और क्लोरिनेशन में भी किसका यूज़ कर रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का। वो चीज़ लिखी हुई है, पानी का डिसइंफेक्शन ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा करना हाइपोक्लोरिनेशन कहलाता है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, क्या होता है तसल्ली से समझते हैं। देखो भाई, मैं क्लोरीन डालता जा रहा हूँ, पानी है मेरे पास, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैंने क्लोरीन डाला 12 बजे, कितना, 5 मिलीग्राम पर लीटर। डोज बढ़ाता गया, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ाता गया। जैसे ही मैंने 5 मिलीग्राम पर लीटर डाला, तो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उसको यूटिलाइज करने लगे और खत्म होने लगे। तो जो बचा हुआ क्लोरीन है उसमें क्या रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। भाई घटने लगेगा क्या, नहीं भाई, इतना मैंने डाल दिया, ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होंगे, इसका यूज भी तो करेंगे, तो जो बच रहा है मेरे पास वो कम ही तो बचेगा, कम बचेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने क्लोरीन को डाला था वो खत्म होने लग रहा है और बचने वाली क्वांटिटी मेरे पास कम बच रही है। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी डोज को बढ़ाते जाओगे, 5 थी, 5 से आपने 10 कर दी, 10 मिलीग्राम पर लीटर, फिर आपने 15 मिलीग्राम पर, तो आप क्लोरीन तो जो डाल रहे हो उसकी मात्रा तो बढ़ाते जा रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थोड़ा ही ना बढ़ेगा, वो तो जितना था उतना ही रहेगा ना, मतलब उससे घटेगा ही, बढ़ तो सकता नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म घटने लगेगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो बचा हुआ क्लोरीन है उसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, मतलब रेजिड्यूअल क्लोरीन की मात्रा बढ़ने लगेगी। क्लियर है कि नहीं? तो भैया जो बचने वाला क्लोरीन है रेजिड्यूअल, वो उसकी मात्रा मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगेगी। तो क्या हो रहा है, देखो ये है अप्लाइड क्लोरीन, मतलब जो क्लोरीन हमने डाला है। ये क्या है, रेजिड्यूअल क्लोरीन, जो क्लोरीन हमारे पास बच रहा है। तो ये देखो, ये इमेजिनरी लाइन बना रखी है, डैश डैश डैश, 45 डिग्री पर बन रही है। भाई 45 डिग्री पर कब बनेगी ये लाइन, जब इसकी मात्रा दोनों बराबर हो, लंब और आधार बराबर हो, तभी तो एंगल 45 डिग्री बनेगा। भाई टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, उसकी वैल्यू 1, टेन 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है। 1 कब होगा, जब लंब और आधार दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि जब जो हम डाल रहे हैं उतना ही बच रहा है, मैंने डाला 2 मिलीग्राम पर लीटर, 2 का 2 बच रहा है, तब ये वाली कर्व आएगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है स्टार्ट में मैं जितना डाल रहा हूं उससे कम ही बच रहा है। 2 मिलीग्राम पर लीटर डाला तो उसमें से 1 मिलीग्राम पर लीटर खत्म हो गया, बचा कितना, 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो उसकी जो वैल्यू आएगी इस कर्व से नीचे आएगी, यही बता रहा है ये। तो क्या है, जो जैसे जैसे मैं मात्रा बढ़ाने लगा इसकी, वैसे वैसे शुरू में तो क्या है, इसकी मात्रा बहुत कम हुई थी, फिर धीरे धीरे जो बचने वाले क्लोरीन की मात्रा बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी। एक पॉइंट आएगा बी। तो ए पॉइंट क्या था हमारा, बैक्टीरिया किलिंग स्टार्टेड, बैक्टीरिया जो है उसका खत्म होना शुरू हो चुका है। बैक्टीरिया का खत्म होना शुरू हो चुका है, मतलब जैसे आपने डाला क्लोरीन को, बैक्टीरिया मरने लग रहे हैं, ठीक है। और बी पॉइंट तक बैक्टीरिया हमारे सारे कंप्लीट मर जाएंगे।
बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा तो फिर क्लोरीन फिर क्या करेगा, पड़ा पड़ा क्लोरीन क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना उसको खत्म करने लगेगा। उसको खत्म करेगा तो जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को वो खत्म करना शुरू करेगा ना तो उसमें से अडर स्मेल आएगी, बैड स्मेल, बदबू आने लगेगी। तो हम समझ जाएंगे कि बैक्टीरिया तो खत्म हो ही गया, अब क्या शुरू हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडाइज होना शुरू हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर का खत्म होना शुरू हो चुका है। अब ऑर्गेनिक मैटर का खत्म होना जब शुरू होगा तो फिर से जो बचा हुआ, मतलब वो यूज करने लगेगा क्लोरीन को, जब वो यूज करने लगेगा ऑर्गेनिक मैटर क्लोरीन को, तो फिर से जो क्लोरीन की मात्रा है, जो बचे हुए क्लोरीन की मात्रा है वो घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो यूज करने लग गया ना ऑर्गेनिक मैटर। तो फिर से क्या होता है भाई, मात्रा घटने लगती है। फिर एक पॉइंट आता है सी, जिस पॉइंट पर ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म हो चुका है। तो भैया क्या हुआ था, ए पॉइंट पर तो बैक्टीरिया खत्म होना शुरू हुआ था, बी पर बैक्टीरिया खत्म, और बी पॉइंट पर ही ऑर्गेनिक मैटर खत्म होना शुरू हुआ था, सी पर ऑर्गेनिक मैटर खत्म। तो सी पॉइंट पर सारी चीज खत्म हो चुकी है, ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो चुका है। दोनों ही चीजें जब खत्म हो चुकी हैं तो अब जितना डालोगे उतना ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब इस वाले केस में जितना आप डाल रहे हो, देखो अब कर्व कैसी बन रही है, 45 डिग्री पे बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्यों? जितना डाल रहे हो उतना बच रहा है। इसी पॉइंट को, सी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट। और इस प्रकार जो आपने क्लोरिनेशन किया है ना, कि इस पॉइंट तक अगर आपने क्लोरिनेशन कर रखा तो उसे बोलेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो भैया ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है, सिंगल लाइन में बोलूं तो ये वो क्लोरिनेशन होता है जब अप्लाइड क्लोरीन की मात्रा रेजिडुअल क्लोरीन के बराबर प्राप्त हो जाए, या कहा जाए रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा अप्लाइड क्लोरीन के बराबर प्राप्त हो जाए। ऐसे क्लोरिनेशन को अपन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इस वाले केस में कर्व जो बनती है स्ट्रेट बनती है, 45 डिग्री पर बनती है। लिखा हुआ है क्लोरिनेशन के दौरान जब रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा अप्लाइड क्लोरीन के बराबर प्राप्त होने लगती है तो इसे ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहा जाता है। इस अवस्था में पानी में 0% माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचते हैं। क्लियर है कि नहीं? ए पॉइंट क्या बता रहा है भाई, बैक्टीरिया किलिंग स्टार्ट है, बैक्टीरिया का मरना शुरू हो चुका है। ए से बी तक क्या हो रहा है, किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मर रहे हैं। बी पॉइंट पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन स्टार्टेड, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो चुका है। और सी, बी सी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बी से सी तक ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होगा। और सी पॉइंट पर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर फिनिश्ड, खत्म हो गए, मर गए, खत्म हो गए सारे ऑर्गेनिक मैटर। या अपन इसको क्या कहेंगे, ब्रेक पॉइंट। आफ्टर पॉइंट सी, सी पॉइंट के बाद क्या होगा देखो, रेजिडुअल क्लोरीन बराबर अप्लाइड क्लोरीन, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। जो अपना नेक्स्ट आता है या लास्ट आता है वो कौन सा, डी क्लोरिनेशन। तो डी क्लोरिनेशन क्या है भाई, डी क्लोरिनेशन क्या होता है अपना, जब अपन ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन का यूज़ कर लेते हैं तो पानी में क्या, पानी का एक तो कलर सफ़ेद हो जाता है, टेस्ट कड़वा हो जाता है, स्मेल भी आने लगती है। तो सारी प्रॉब्लम है, तो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, हमारे माइंड में आ जाएगा भाई ये तो पानी बहुत ज़्यादा बेकार है, इसका तो यूज़ करना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या भेज दिया वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने, कैसा पानी भेजा है, जहर तो नहीं मिला दिया इसमें, तो बहुत सौ चीज़ें चलेगी माइंड में, तो पब्लिक जो है उसको यूज़ नहीं करती है। तो ऐसे केस में जब आपका क्लोरीन ज़्यादा डल चुका है, गलती से मानो या कैसे भी, आपके माइंड में था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, आपने ज़्यादा डाल दिया, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं, तो टोटल बच जाएगा हमारा क्लोरीन पानी के अंदर। तो जब मात्रा ज़्यादा बच जाती है रेजिडुअल क्लोरीन की, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, पानी के अंदर क्लोरीन को अपन रिमूव करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डी क्लोरिनेशन। अब डी क्लोरिनेशन कैसे करोगे, कुछ अपन केमिकल्स डालते हैं, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, इस तरह के अपन काफ़ी सारे क्या डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, तब जाकर के हमारा जो क्लोरीन है वो रिमूव हो जाएगा। लिखा हुआ है रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर यह पानी में बैड टेस्ट व अडर उत्पन्न करती है, इसलिए पानी से एक्सेस क्लोरीन को रिमूव किया जाता है, इसे डीक्लोरिनेशन कहते हैं। इसमें निम्न केमिकल का यूज किया जाता है, कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सोडियम थायोसल्फेट Na2SO3, सोडियम सल्फाइट Na2SO3, सोडियम बाइसल्फेट NaSO3, सोडियम मेटाबाइसल्फेट Na2S2O5 और एक्टिवेटेड कार्बन, इन सभी का यूज करके अपन क्लोरीन को हटाते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डीक्लोरिनेशन। क्लियर है क्या नहीं? तो ये अपने क्लोरिनेशन के टाइप थे। अब इसके बाद अपन देखते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल क्लोरीन, जो बची हुई क्लोरीन है, उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, कैसे अपन ज्ञात करते हैं, तो उसके बेसिकली अपने 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं अपने, ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, डीपीडी टेस्ट, क्लोरोटेक्स टेस्ट, ठीक है, और एक और होता है अपना, तो अपने 4 टोटल टेस्ट होते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। तो अपने टोटल 4 टेस्ट होते हैं, इन चारों को अपन देखते हैं। तो पहले आप एक काम करो, इस कंप्लीट को उतार लो, पहले इसको उतारेंगे उसके बाद इसको उतारेंगे।
तो अपन देखते हैं भाई इसी के अंदर अपना कंटिन्यू मेजरमेंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। तो अपनी जो क्लोरीन बची हुई है पानी के अंदर उसकी मात्रा को अपन कैसे ज्ञात करें, जैसा कि हमने अभी ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन में हम देख रहे थे ना कि रेजिडुअल को भी हम नोट कर रहे थे, कैसे ज्ञात करेंगे इसके अपने कई सारे मेथड होते हैं, 4 मेथड है बेसिकली। सबसे पहला अपना ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन 10 ml तो पानी लेते हैं और उसके अंदर 0.1 ml ऑर्थोटोलिडाइन एक केमिकल सॉल्यूशन होता है उसको डाल देते हैं। डालने के बाद में हम क्या करते हैं, जो अगर क्लोरीन उसके अंदर मौजूद है तो उसका कलर जो है ना येलो हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्लोरीन उसके अंदर भैया फ्री क्लोरीन के रूप में भी हो सकती है और कंबाइंड के रूप में भी हो सकती है, तो उसका कलर तो येलो हो चुका है। अगर उसकी मात्रा ज्यादा है क्लोरीन की उसके अंदर तो कलर जो है येलो से डार्क येलो, बहुत ज्यादा येलो होने लगेगा। तो हम क्या है, येलो जो कलर है उस कलर की कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे अपन उसकी मात्रा को ज्ञात कर लेंगे केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो कैसे करेंगे अपन, जो अपना सैंपल था 10 ml का लिया, 0.1 ml अपन ने ऑर्थोटोलिडाइन डाल दिया, फिर मैंने देखा इसको स्टिर करके कि 5 सेकंड बाद देखा तो 5 सेकंड बाद इसका कलर येलो हो गया। तो 5 सेकंड बाद जो इसको कलर दे रहा है ना वो कौन दे रहा है, फ्री क्लोरीन, ठीक है। फिर मैंने देखा कि 5 मिनट के बाद मैं देख रहा हूं अगर वैसा ही कलर है तो उसके अंदर टोटल क्या है, फ्री क्लोरीन है। अगर 5 मिनट के बाद उसका कलर और डार्क होता है तो मुझे क्या समझ में आता है कि इसमें फ्री क्लोरीन तो है ही, साथ में क्या है, कंबाइंड क्लोरीन। तो 5 मिनट के बाद में जो डार्क कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कंबाइंड क्लोरीन के कारण प्राप्त हो रहा है। तो ये है अपनी फ्री क्लोरीन कंबाइंड क्लोरीन, दोनों को अपन टोटल क्लोरीन को अपन ज्ञात कर सकते हैं ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट के अंदर। तो वो मैंने लिखा हुआ है। इस टेस्ट में 10 ml वाटर सैंपल में 0.1 ml ऑर्थोटोलिडाइन को मिलाया जाता है और इसके बाद सैंपल को कलर को नोट करते हैं। क्लियर है। 5 सेकंड के बाद प्राप्त हुआ कलर फ्री क्लोरीन की मात्रा को बताता है, जबकि 5 मिनट के बाद प्राप्त हुआ कलर कंबाइंड क्लोरीन की मात्रा को दर्शाता है। क्लियर है क्या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अपन डीपीडी टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है इसकी, डाई इथिलीन फिनिलीन डाईएमीन। तो डीपीडी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। और देखो इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि डीपीडी के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन ज्ञात करते हैं, CO2 H2S क्लोरीन, क्लोरीन ज्ञात करते हैं रेजिडुअल। क्लियर है क्या नहीं। तो डीपीडी टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें भी अपन कलर मैचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अपन 2 ऐसी ट्यूब लेते हैं, ठीक, 2 ट्यूब लेते हैं। एक तो कलर मैचिंग टेक्निक क्या होती है, एक ट्यूब में तो अपना टेस्ट सैंपल रहेगा जिसकी आपको क्लोरीन ज्ञात करनी है, एक रहेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं कि एक तो मैंने पानी, एक ट्यूब के अंदर 10 ml पानी ले लिया, ठीक, और ऐसे ही मैंने एक ट्यूब ली, उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, एक टैबलेट डाल दी, छोटी सी गोली डाल दी, किसकी, डीपीडी की, और उसमें मैं पानी को डालता जा रहा हूँ। पहले तो उसकी डेप्थ मैंने 10 सेंटीमीटर रखी, धीरे धीरे उसको बढ़ाता जाऊंगा, दोनों के कलर को मैं मैच करूंगा। जिस कंसंट्रेशन पर इसका कलर इसके कलर के सिमिलर हो चुका है उतनी ही मात्रा क्या है इसके अंदर क्लोरीन की है। तो ये होती है मेरी कलर मैचिंग टेक्निक। इसके बारे में अपन पहले भी देख चुके हैं जब हमने NTU देखा था, कलर को ज्ञात किया था, ठीक है ना, वहाँ पर अपन पहले ज्ञात कर चुके वाटर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर। तो ये लिखा हुआ है इस टेस्ट में भी कलर मैचिंग टेक्निक द्वारा क्लोरीन की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसमें 10 ml की ट्यूब में टेस्ट सैंपल व स्टैंड सैंपल को रखकर क्लोरीन को टेस्ट किया जाता है। भाई आजकल जो यूज़ करते हैं ना इसके लिए, सिंपली जेब में रख के घूमते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोस्कोप बोलते हैं अपन उसको। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे बने होते हैं सर्किल गोल गोल से, ठीक है, उसमें थिन फिल्म लगी रहती है और हम क्या है, 2 ट्यूब होती हैं, उन दोनों ट्यूब को यूँ रख दे, 10 सैंपल ट्यूब को, और उस फिल्म को अपन सूरज के सामने रखते हैं। तो जिस फिल्म में दोनों का जो कलर है सेम दिख रहा है ना, उसके सामने कंसंट्रेशन लिखी होती है 0.1 ml 0.2 ml, तो हम समझ जाएंगे इतना क्लोरीन उसके अंदर है। उन जो छोटे छोटे से हमारी किट्स होती है ना उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोस्कोप बोलते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न में भाई प्रेजेंट में किसका यूज़ करते हैं, लिख दिया, प्रेजेंट में कलर मैचिंग के लिए क्लोरोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है तीसरा वो है क्लोरोटेक्स टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन 50 ml के अंदर 5 ml क्लोरोटेक्स को डाल देते हैं। डालने के बाद में स्टिर करते हैं, कलर मैचिंग करते हैं और केमिकल रिएक्शन के द्वारा निकाल लेते हैं। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर है, बस जो क्वांटिटी वो बदल गई, 50 ml में 5 ml को मिलाते हैं। लास्ट आता है हमारा स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया जाता है, टाइट्रेंट कौन सा यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं अपन, 1 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 10 ml पोटेशियम आयोडाइड को मिला देते हैं और उसके साथ में 5 ml क्या डाल देते हैं हम उसके अंदर, स्टार्च। स्टार्च को डालते ही उसका जो कलर था पानी का 1 लीटर में जो हमने डाला था पूरा पूरा ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद में उस फ्लास्क को हमने नीचे लेके गए, टाइट्रेशन स्टार्ट करी, टाइट्रेशन द्वारा करते हैं। ये ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट में क्या होता है, टाइट्रेंट। टाइट्रेंट कौन सा होगा,
1/100 नॉर्मेलिटी का अपना लेंगे, उसमें अपन सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 कितने का 1/100 नॉर्मेलिटी, 1/100 नॉर्मेलिटी का मतलब 0.01 N का, वो उसमें डाल रखा है। उसको खोलेंगे, स्टिर करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि वो जो ब्लू कलर था ना वो उड़ नहीं जाए, खत्म नहीं हो जाए, मतलब वो कलरलेस ना। जैसे ही कलरलेस हुआ तो जितनी मात्रा उसकी खत्म हुई है वो हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शंस को हम नोट करेंगे, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना मैथमेटिक्स की, ऐसी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करके फिर हम उसका निकाल लेंगे कि भाई इसमें कितना टोटल क्लोरीन की मात्रा थी, ठीक है ना। तो रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है, देखो 1 लीटर, यही ध्यान रखना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 लीटर वाटर सैंपल में 10 ml पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस 5 ml स्टार्च, तीनों को मिला दिया, कलर कैसा बना, ब्लू कलर। क्या मिला रहे हैं, टाइट्रेंट, कौन सा 0.01 N, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.01 N, कौन सा मिला रहे हैं Na2S2O3 लिखा हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट। इसका कलर कैसा है, येलो, येलो में ये जाएगा, धीरे धीरे कलरलेस होगा। कलर कैसा हो चुका है इसका, कलरलेस वाटर। जब कलरलेस प्राप्त हो जाएगा तभी हमारी रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है अपना कौन सा, तो इसके बारे में देखो, इसमें 1 लीटर वाटर सैंपल में 10 ml पोटेशियम आयोडाइड व 5 ml स्टार्च को मिलाते हैं, जिससे ब्लू कलर सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसकी सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन कराकर केमिकल रिएक्शंस द्वारा क्लोरीन को ज्ञात किया जाता है। तो अपने चारों मेथड थे, चारों में से चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी के नाम इंपॉर्टेंट थे कि ऑर्थोटोलेडाइन टेस्ट से क्या किया जाता है, रेजिडुअल क्लोरीन को ज्ञात करते हैं, ठीक है। डीपीडी टेस्ट से क्या किया जाता है, क्लोरोटेक्स टेस्ट से क्या किया जाता है। ऑर्थोटोलेडाइन और डीपीडी सबसे इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, डीपीडी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, बाकी इस पर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि टाइट्रेंट कौन सा यूज़ करते हैं, कलर कैसा हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो ये अपनी कंप्लीट जो कहानी थी वो थी डिसइंफेक्शन की, जिसमें हमने बेसिकली क्लोरिनेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो डिसइंफेक्शन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने जो माइनर ट्रीटमेंट्स, तो यहाँ तक अपने ट्रीटमेंट्स थे वाटर के जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली। इसके बाद में जितने भी ट्रीटमेंट है ना वो रेयरली यूज़ किए जाते हैं, कब, अगर पानी में वाली इम्प्योरिटी मौजूद है तो। अगर पानी में हार्डनेस है तो उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा, पानी में फ्लोराइड नहीं है तो डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लिखवाया था मैंने 1 मिलीग्राम पर लीटर तो हमको चाहिए चाहिए, अदरवाइज डेंटल कैरीज होने लगेंगी, ठीक है। अगर फ्लोराइड ज़्यादा है तो उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब डीफ्लोरिडेशन। अगर सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो आपको डीसालिनेशन भी करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस तो आप केवल तब यूज़ करोगे जब वो इम्प्योरिटीज़ पानी में मौजूद होगी। तो उसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं कौन सी, सॉफ्टनिंग। तो सॉफ्टनिंग क्या होती है भाई, पानी से हार्डनेस को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, सॉफ्टनिंग कहलाता है। तो इसको रिमूव करने के अपनी 3 टेक्निक होती हैं, 3 मेथड होते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस होता है अपना, जियोलाइट प्रोसेस होता है, और एक होता है अपना क्या, डीमिनरलाइजेशन। तो 3 प्रोसेस हैं, तीनों को अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।